मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो लिस्ट है इससे पहले वाले पार्ट जो 1 है पार्ट 1 में अपलोड कर दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये पार्ट 2 वाला वीडियो बन रहा है, ये भी सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए बन रहा है कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ज़्यादा महत्व रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सिर्फ वही क्वेश्चन हैं। इसलिए आप अगर जो लोग पहले वाला पार्ट 1 वीडियो इसका नहीं देखे होंगे वह लोग पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, लिखा वैदिक द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, दो क्वेश्चन है। पहला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न यह है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, पहले इस चीज की हम बात करेंगे। तो ये देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, ये देखो। इसका परिभाषा देने के लिए ये देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये -q और +q आवेशों से मिलकर क्या है, बना है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2a। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या निकलेगा। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले ये दो आवेश है, -q और एक +q। इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और द्विध्रुव की लंबाई से गुणा करो, जो राशि प्राप्त होगी उसी का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया। क्या परिभाषा देंगे, किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इस चीज को मैं लिख दे रहा हूं और आसानी से आप समझ लेंगे। ओके, अब लिख रहे हैं इसका डेफिनेशन। अब देखो इसका फार्मूला क्या निकल गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू निकल गया किसी एक आवेश का परिमाण गुणे द्विध्रुव की लंबाई। तो अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं ये P से, किसी एक आवेश का परिमाण कह रहा है तो इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, साइन नहीं, कोई भी एक Q ले लो। इसके बाद कह रहा है द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a। अब देखो ये P इक्वल टू Q का गुणा 2a, Q का गुणा 2a में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2aq, ये होता है। बस ये निकल गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। हमने बता दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण गुणे द्विध्रुव की लंबाई, और इसी से परिभाषा भी निकाल लिए, किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और P इक्वल टू फार्मूला निकल गया 2aq। अब बात करेंगे, देखो क्या, अब बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। तो इसके लिए देखो, मेरे को कुछ चीजें लिखने पड़ेंगे। ये फार्मूला निकालने के लिए मैं सबसे पहले एक समान ये वैद्युत क्षेत्र बनाया हूं, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र को किससे लिख लिया है, E से। और इसमें एक द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2a, और इसका जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P है, जो ये निकाले हो आप। और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कितने एंगल पे स्थित है, ये थीटा कोण पर क्या है, स्थित है। क्या हमारी बात समझ में आया। और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर स्थित है, थीटा, थीटा नहीं लिखे हैं क्या, थीटा कोण पर क्या है, स्थित है। बोलो क्लियर है। तो पहले इसके बारे में लिखना पड़ेगा। फार्मूला निकालने से पहले जो चीज फिगर में दिया रहता है पहले हम उसको लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र में एक द्विध्रुव जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण P है। दोबारा से सुनो, क्या बोलेंगे,
चित्र में एक द्विध्रुव जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण p है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है। तब इस पर लगने वाले हम क्या निकालेंगे? बल युग्म के आघूर्ण। बोलो क्लियर हो गया? पहले ये इतनी चीजें लिखने पड़ेंगे, ठीक है? लिख रहा है। अब ये देखो, ये सारी चीजें लिख चुके हैं कि चित्र में एक द्विध्रुव जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण p है, और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। यदि लिखें, यदि इस पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना हो? टाउ हो। अब ये देखो कैसे टाउ काम करेगा। बल युग्म का आघूर्ण कब नाम पड़ेगा ये सुन लो। जब किसी द्विध्रुव पर दो बल एक साथ विपरीत डायरेक्शन में काम करें तो उस बल का नाम क्या हो जाएगा? बल युग्म का। और जब ये मूव करने लगेगा तो उसको बोलेंगे आघूर्ण। तो उस बल का नाम क्या हो जाएगा? बल युग्म का आघूर्ण। यानी जब किसी द्विध्रुव पर दो बल एक साथ काम करे और वह घूमने लगे तो उसका नाम क्या पड़ेगा? बल युग्म का आघूर्ण। और लिखेंगे किससे? टाउ से। तो ये समझ लो। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर वाला सिरा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से किधर जाती हैं? ऋण आवेश की ओर। इसका मतलब जिधर से ये निकली है वह कौन सा सिरा है? पॉजिटिव। और जिधर ये जा रही है वो कौन सा सिरा है? नेगेटिव। ऐसे। और मान लो जब ये द्विध्रुव है तो ये भी प्लस और ये भी इसका, ये द्विध्रुव का ये सिरा भी प्लस, ये भी क्या है? प्लस। तो ये प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो ये प्लस इस प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा ऐसे। और ये फोर्स कितना होगा? अगर मैं पूछूं कि ये प्लस इस प्लस क्यू पे बल लगाएगा तो ये बल का मान क्या होगा? तो बोलोगे F बराबर होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। Q इंटू E। और ये देखो, ये माइनस है और ये क्या चीज है? प्लस। तो ये देखो माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा, तो जो प्लस होगा इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, यानी ये द्विध्रुव इधर आएगा। तो मैं पूछूं ये प्लस और माइनस के बीच कितना बल लगेगा तो क्या बोलोगे? F इक्वल टू ये माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, देखो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, पता चल रहा है कि विपरीत डायरेक्शन में बल काम कर रहा है। तो अब आप देखो ये द्विध्रुव यहाँ फिक्स है, थीटा कोण पे है। अब इस पे एक बल इधर काम करे, एक बल इधर काम करे, तो मान लो ये द्विध्रुव खिसक के ऐसे तो जाएगा नहीं भाई। आप किसी, मान लो ये ऐसे मूव करने वाला है, इस तरह से मूव करने वाला है कि ये घूम सकता है। जैसे मान लो पंखी होती है, पंखी आप देखे होंगे पहले जो बड़ी बड़ी वो पंखियाँ आती थी जिससे ओसौनी वगैरह की जाती थी। अब पंखी देखे वैसे गोल है, हम पंखी पे इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाते तो क्या पंखी उधर जाता है? नहीं, वह फिक्स है, ऐसे घूम जाता है। फिर दूसरे पे हमने फोर्स ऐसे लगाया, लेकिन पंखी ऐसे क्या करेगा? घूम जाएगा। तो ऐसे ही मान लो जब फोर्स इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ये फिक्स है, तो ये क्या करेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे। ये क्या करेगा बाबू? घूमेगा। ये घूमने की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। क्या हमारी बात समझ में आया? तो मैं पूछूं कि इस पे काम करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ है, तो इस टाउ का मान क्या होगा? तो देखो टाउ बराबर क्या फार्मूला होता है? टाउ इक्वल टू, ठीक है, किसी एक बल का परिमाण गुणा बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी या बलों के बीच की दूरी। क्या हमारी बात समझ में आया? बलों के बीच की दूरी, दूरी का मतलब लंबवत दूरी, तिर्यक दूरी नहीं, लंबवत दूरी। आपको ये वर्ड कहना कंपलसरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी लंबवत दूरी कहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। टाउ इक्वल टू, पूछेगा क्या होगा तो क्या बोलोगे? किसी एक बल का परिमाण परिमाण गुण है बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी।
अब देखो इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे तो F बराबर QE मिल जाएगा। किसी एक बल का परिमाण QE मिल गया, लेकिन इनके बीच की दूरी निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? आसान तरीका, यहां से हम ये बल है इसकी क्रिया रेखा को थोड़ा सा बैक करेंगे और ये वाला ऐसे करेंगे, तभी तो लंबवत होगा भाई, ऐसे। ये देखो ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है, तो इन दोनों फोर्सों के बीच की अगर लंबवत दूरी कहे तो है ये ना लंबवत दूरी होगा। इसको पीछे कर लो और इसको ऐसे कर लो। ये एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, इनके बीच की लंबवत दूरी ये है। क्या हमारी बात समझ में आया? ये थीटा है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? थीटा। क्या मेरी बात समझ में आया? तो अब आप देखें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज टाइप बन रहा है, ऐसे इस तरह से। यहां पे एंगल कितना हो रहा है? थीटा। ये लंबाई क्या है? 2a। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये लंबाई कितना मिल गया? 2a। देखो इसकी लंबाई क्या है? 2a। और ये एंगल इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो बना लिए थीटा। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए? ये लंबवत दूरी की वैल्यू चाहिए। इसका अगर मान हमको चाहिए, फिलहाल अगर मैं मान लो कि इसकी लंबाई कितनी है? x। कितना मान लो बाबू? x। कितना मान ले? x। तो x का मान क्या होगा? चाहे आप नाम रख लो ये a, ये नाम रख लो b, ये क्या हो गया c। इसकी लंबाई ये a मान ली है, ये b, ये c, यानी इस BC की लंबाई पूछ रहा है। कैसे निकलेगा? ये देखो जो एंगल यहाँ पे बना है, इस एंगल के सामने की भुजा मानी जाती है लंब, और तिरछा वाला भुजा क्या होता है? कोण। क्या हमारी बात समझ में है? तो लंब और कोण का रिलेशन त्रिकोणमिति के किस अनुपात से होता है? तो आप जानते हो साइन थीटा से। किससे होता है बाबू? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कोण। लंब की वैल्यू क्या है? BC, और कोण की वैल्यू क्या है? 2a। ये 2a इधर भाग में इधर आ गया तो गुणा में, तो 2a का गुणा साइन थीटा में होगा 2a साइन थीटा, बराबर में क्या बन जाएगा? BC। यानी इस BC की वैल्यू हमारा कितना निकल गया? 2a साइन थीटा। ये निकल गया 2a इंटू साइन थीटा। बोलो क्लियर है? बलों के क्रिया रेखा यानी बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना मिल गया? 2a साइन थीटा। और इसमें से किसी एक बल का परिमाण पूछेंगे तो चाहे ये QE बोलो, ये QE बोल सकते हो, बस चिन्ह इसमें नहीं लेना है, सिर्फ परिमाण लेना है। तो आप इसमें मान भरो, रिजल्ट आया। ये देखो ये टाउ इक्वल टू कह रहा है किसी एक बल का परिमाण, तो इसमें से किसी एक बल का आप परिमाण ले लो। परिमाण क्या होगा? सिर्फ QE इंटू कह रहा है बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? 2a इंटू साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब आप देख सकते हो यहां एक मैंने आपको फार्मूला बताया था ये कि 2a और q जहां पे आएगा उसके जगह पे ओनली क्या रखना है? p। तो आप देखोगे ये 2a और ये q आ गया, तो बोलो इसके जगह पे सिर्फ हमें क्या रख देने हैं? 2a और q के जगह पे ओनली फॉर p। आई इंटू में यहाँ क्या बच गया है? e। आई इंटू यहाँ पे क्या बच गया है? साइन थीटा। ये हमारा मेन फार्मूला है। ये क्लियर हो गया? और PE इंटू साइन थीटा को हम अथवा में ऐसे वेक्टर, इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म में, तो ये टाउ पे ऐसे वेक्टर लगाएंगे तो वेक्टर टाउ इक्वल टू सिर्फ हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्योंकि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बराबर हो जाएगा PE अक्रॉस के लिए आ जाता है साइन थीटा, यानी PE इंटू साइन थीटा। ये किसका फार्मूला है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का, टाउ इक्वल टू PE इंटू साइन थीटा। बोलो क्लियर है? कभी कभी इसकी महत्तम मान पूछ देता है, तो महत्तम मान के लिए इसमें दो केस बनते हैं। देख लो स्पेशल इसकी केस बनते हैं तो दो ठो। एक स्पेशल केस तब बनता है जब थीटा की वैल्यू कितना होती है? 0। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, पहली स्पेशल केस में थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 0। तो देखो ये टाउ बराबर क्या मिलेगा? टाउ इक्वल टू मिल जाएगा PE इंटू साइन, यहाँ थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? 0। और त्रिकोणमिति में हम जानते हैं साइन 0 अंश का मान होता है 0।
तो बोलो टाउ बराबर ये हो जाएगा पीई इंटू साइन जीरो का मान कितना होता है 0। तो आप देख के खुद ही बताओ टाउ का मान क्या मिल गया। 0 का गुणा करेंगे पीई में तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब देखो टाउ इक्वल टू, अब दूसरा केस लेते हैं, उसमें थीटा की वैल्यू लिखते हैं 90 डिग्री। आ रहा है मेरी बात समझ में? थीटा की वैल्यू कितना लेते हैं 90 डिग्री। तो बोलो ये टाउ बराबर क्या फार्मूला हो जाता है, बोलना जरा, पीई इंटू साइन। अब यहाँ थीटा है, थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब बोलो ये टाउ इक्वल टू क्या मिल गया पीई इंटू साइन 90 का मान 1। तो ये देखो टाउ इक्वल टू सिर्फ क्या मिल गया पीई। अब बोलो ये 0 छोटा है कि पी और ई के कुछ मान आएंगे वह छोटे होंगे, तो पता चलेगा ये 0 छोटा है, यानी टाउ मिनिमम कितना होता है 0 और टाउ मैक्सिमम कितना होता है पीई। तो जब इसका महत्तम मान के लिए पूछेगा तो यहां तक आएंगे और मिनिमम के लिए पूछेगा यहां तक, महत्तम मिनिमम नहीं पूछेगा तो सिर्फ यहां तक। आंसर हो गया, क्लियर है। इसमें देख लो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, क्या लिखा है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। अब आगे देखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति में, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या मेरी बात समझ में आया? संतुलन की स्थिति से, सेंटेंस थोड़ी सी डिस्टर्ब है, यहां रहेगा में। ओके, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी किए गए कार्य के लिए सूत्र लिखिए या सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक द्विध्रुव बनाएंगे, क्योंकि जो फिगर में चीजें दी हुई होती है लिखना पड़ता है। यार इतनी बार इसका इंट्रोडक्शन लिखे कि याद हो गया होगा। बोलेंगे चित्र में एक द्विध्रुव, ये लिखने की जगह वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया है, तो फिर दोबारा से इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी से देख लेंगे, काम चल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। नहीं समझ में आएगा तो मैं बता भी दे रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। देख लो, ये देख लो वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। हमारे पास एक द्विध्रुव है, ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। एक संयोजन में यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, ये संयोजन क्या है, ये -q है और ये क्या है +q, इनके बीच की दूरी क्या है 2a। समझते रहे, मेरे पास एक संयोजन लिए हैं जिसमें क्या है, ये -q और ये क्या है +q, इनके बीच की दूरी क्या है 2a। इसका मतलब कि हम देख रहे हैं इन दोनों आवेशों का परिमाण तो सेम है, लेकिन ये आवेश विपरीत है, एक प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस है, यानी ये समान परिमाण के ये विपरीत आवेश है। तो सुन लो, जब समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो ना, तो उस संयोजन का नाम ही होता है वैद्युत द्विध्रुव। यानी अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विपरीत आवेशों के संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल है, सुन लो क्या बोलेंगे, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विपरीत आवेशों के संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिस्टमेटिक है और इस चीज को आप समझ लेना, मैं लिख रहा हूं, देख लो क्या परिभाषा लिखे हैं, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विपरीत आवेशों के समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, NaCl, H2O इत्यादि, जिसमें भी दो ध्रुव है वह एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब आगे यहां तक क्लियर हो गया। कह रहा किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी एक ये वैद्युत द्विध्रुव है,
ये एक समान ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कह रहा है संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें लिखने पड़ेंगे, क्योंकि फिगर में जो चीजें दी हुई होती है ना उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद डेरिवेशन किया जाता है। तो क्या लिखेंगे देख लो। सेम वही चित्र में एक द्विध्रुव जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई कितनी है 2a, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण लिखते चलेंगे क्या है p है, और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कितना कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। दोबारा से बोल रहे हैं, उसके बाद इसको लिख देंगे क्योंकि कई बार बोल चुके हैं, याद हो गया होगा। चित्र में एक द्विध्रुव जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण p है, और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर क्या है, स्थित है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इस थीटा कोण से जितना पे स्थित है ना, इस पे देखो ये घूमने के लिए फ्री किधर है। मान लो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल के ऐसे जा रही हैं, तो जिस दिशा से निकलते हैं, जिधर से निकलते हैं उधर वाला सिरा क्या होता है, धनावेशित, और जिधर जाते हैं उधर का सिरा क्या होता है, ऋणावेश। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखा है ना सदैव धन आवेश से किधर जाती है, ऋणावेश की ओर, यानी धन आवेश से निकल के किधर जाती है, ऋणावेश की ओर। अभी पढ़े हो, जब ये प्लस है तो इस प्लस पे इधर फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये माइनस है तो इस माइनस पे, या आप प्लस माइनस ले लो तो अट्रैक्शन होगा तो भी खींचेगा, ये माइनस पे प्रतिकर्षण होगा, ऐसे फोर्स लगाएगा इधर ऐसे। तो अब देखो ये एक द्विध्रुव है, जब इस पे फोर्स ऐसे लगेगा एक पे ऐसे, तो ये द्विध्रुव इस तरह से रोटेट करेगा, यानी ऐसे घूमेगा, इस तरह से क्या होगा, घूमेगा, यानी ये वाला ऐसे नीचे आएगा इस तरह से, और ये क्या होगा, ऊपर जाएगा ऐसे, यानी इस तरह से ये घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला डॉटेड लाइन से ठीक रहेगा, ये ई है, इसमें ये एक द्विध्रुव है, ये वाला ऐसे, ये इस तरह से ये द्विध्रुव है, ये क्या है भाई, -q है, और ये क्या है, +q, और ये कितना एंगल पे स्थित है, थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लो ये ऐसे घूमना चाहता है, इस तरह से ऐसे घूमना, ऐसे ये घूम रहा है, और हमें कार्य करना पड़ेगा, तो इसके जिधर घूम रहा है इसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे, ऐसे विपरीत, तब ने मेरे को काम करना पड़ेगा। भाई ऐसे तो फ्रीली घूम ही रहा है, आप घुमाओ या ना घुमाओ घूम रहा है, लेकिन आपको काम कब करना पड़ेगा, जब ये ऐसे घूम रहा है तो आप इसके विपरीत दिशा में लेके जाओ तो काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस द्विध्रुव को ऐसे इसके विपरीत दिशा में घुमा के यहां लाऊंगा, ये -q और ये क्या है, +q। क्लियर हो गया। हमने कितना घुमाया, तो हमने ये घुमाया d थीटा, सिर्फ ये थोड़ा सा घुमाया, इसको मैंने क्या मान लिया, d थीटा। क्लियर हो गया, मैंने कितना घुमाया, d थीटा। तो इस स्थिति में d थीटा, ये तो मुझे d थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब ये सुन लो, ये तो सारी चीजें फिगर क्लियर होती चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोलेंगे, पहले चित्र में एक द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a एवं द्विध्रुव आघूर्ण p है, और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है। यदि इसे d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य dw हो तब, ठीक है, इस चीज को इतना लिख दे रहा है, फिर डेरिवेशन कर रहा है। देखो ये सारी चीजें मैं लिख रखा हूं कि चित्र में एक द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है,
जिसकी लंबाई 2a एवं द्विध्रुव आघूर्ण P है और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर क्या स्थित है। जो चीजें मैंने इसमें बोला वो यहाँ पे लिखे हैं। यदि इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा से डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना हो, DW हो। तो अब देखो, एक पहले हम फार्मूला पढ़ते आते थे, कार्य बराबर क्या फार्मूला होता है, ये बल अगुणे कितना होता है, विस्थापन होता है ना भाई। कार्य बराबर कितना फार्मूला होता है, बल गुणे विस्थापन। तो इसमें कार्य कितना है, DW। अब बल इस पे कौन सा काम कर रहा है भाई, इस पे दो बल काम कर रहा है और दोनों के विपरीत डायरेक्शन में हम इसको ऐसे ऐसे रोटेट करके लेके गए हैं। तो इस पे दो फोर्स लगाया है तब ने ऐसे घुमा है। तो इसका मतलब जब दो बल काम करेगा तो यहाँ बल नहीं लिख लेंगे, बल युग्म लिखेंगे। और बल युग्म के आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं भाई, टाउ से। और विस्थापन कितना हुआ है, डी थीटा। भाई इतना थोड़ा डी थीटा ही तो लेके गया है, तो विस्थापन हो जाएगा डी थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद से ध्यान से सुनोगे आप, इसके बाद से क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। मान लेंगे, माना इस वैद्युत क्षेत्र से इस पहले वाले द्विध्रुव की जो स्थिति थी ये कितना थी, θ1। मान रहे हैं बाबू, समझना ध्यान से। पहले जो द्विध्रुव था जिसको थीटा माने थे भाई, अब मान लो दो एंगल यहाँ का भी हो गया यहाँ का भी हो गया, तो अब θ1 θ2 मानना पड़ेगा। तो पहले मान ले रहे हैं कि इस द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र से एंगल कितना था, θ1। अब देखो जब डी थीटा घुमा दिए तो अब यहां से ये एंगल कितना हो गया भाई, θ2। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इस स्थिति में कार्य कितना करना पड़ा, तो ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा। यदि θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य अब W हो, सिर्फ इतना घुमाने में DW है, यहां से यहां तक ले जाने में टोटल कार्य कितना हुआ ये मेरे को फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे यदि θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य W हो, तब देखो ये W बराबर कहां से कहां तक घुमाया गया है, θ1 से लेके θ2 तक। तो इंटीग्रेट कर लेना θ1 से θ2 तक, यानी θ1 से θ2 तक का टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और क्या है कार्य बाबू, टाउ इंटू डी थीटा, यही ना है। यानी टाउ इंटू डी थीटा, यानी थोड़ा थोड़ा जो कार्य हुआ है उस कार्य को अगर θ1 से अगर θ2 तक ये DW अगर जोड़ देंगे तो टोटल कार्य कितना होगा, W। यानी W इक्वल टू हो जाएगा θ1 से कहाँ तक, θ2 तक। कार्य कितना हो रहा है, कितना डी थीटा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, θ1 से लेके θ2 तक। ठीक, इसके बाद देखो ये W इक्वल टू θ1 से लेके अगर θ2 लिमिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टाउ है, अभी इससे पहले की वीडियोज में फार्मूला निकाले थे, टाउ इक्वल टू PE इंटू साइन थीटा। टाउ बराबर फार्मूला PE इंटू साइन थीटा, और पहले से क्या मौजूद है, डी थीटा। ठीक है, अब इसमें जो चीजें कांस्टेंट है बाहर हो जाती हैं, जो कांस्टेंट नहीं रहती हैं फिर उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब इसमें ये है कांस्टेंट पहचानना है कौन है भाई, यहाँ डी के साथ थीटा है तो थीटा वाला टर्म छोड़ दो, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर कर लो ये PE। इंटीग्रेशन तब क्या हो जाएगा, θ1 से लेके θ2 तक, और क्या बचेगा यहाँ, साइन थीटा इंटू डी थीटा। एकदम आराम से प्यार से करो इंटीग्रेशन, कोई असुविधा नहीं है। अब मैं इस चीज को सिर्फ इतने को मिटा रहा हूं। ये देखो ये W इक्वल टू ये PE है तो सेम रहेगा PE। यहाँ देखो साइन थीटा, ये देखो साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका मतलब कि साइन थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये पूरा इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी।
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से लेके θ2 तक। अब ये माइनस बाहर हो जाएगा तो ये W इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE, ये माइनस चला आया बाहर। अब इस लिमिट को रख दो थीटा के जगह पे, तो ये हो जाएगा cos। अब पहले इस थीटा के जगह पे अपर लिमिट θ2 होगा, फिर माइनस cos, यहाँ इस थीटा के जगह पे ये लोअर लिमिट θ1 होगा। क्लियर हो गया। अब ये माइनस जो बाहर लिए हो इसको अंदर भेज दो, क्योंकि माइनस बाहर क्या करेगा रह के, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो जब ये अंदर जाएगा तो जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो जो राशियां माइनस में होंगी वह प्लस में हो जाएंगी और जो प्लस में होंगी वह माइनस में। तो ये देखो cos थीटा माइनस में है, इस माइनस का गुणा होगा तो cos θ1 प्लस में, और cos θ2 प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। यही फार्मूला है। अब देख लो, ये घुमाने में जो किया गया कार्य होता है ना, ये कार्य, यही वाला कार्य इस द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो कभी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछेगा ना, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए यही W क्या बन जाता है, U बन जाता है। लेकिन हमको किया गया कार्य पूछ रहा है तो भाई W रख रहा है, ऊर्जा पूछता तो U लिख लेते। ठीक है। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो कह रहा है, ये देखो हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है संतुलन की स्थिति से। अब देखो द्विध्रुव संतुलन में कब रहेगा, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेंगे, और द्विध्रुव पे कभी कोई फोर्स तब नहीं लगेगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगा। और थीटा की वैल्यू 0 कब होगा, जब ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगा और इस द्विध्रुव पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में कि इस θ1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 संतुलन के लिए। θ1 क्या होनी चाहिए भाई, 0। हम उठा के यहां पे किए हैं तो θ2 का मान होना चाहिए थीटा। तो लिख दे रहे हैं संतुलन की अवस्था के लिए ये सारी चीजें हमको डिफाइन करने पड़ेंगे कि यदि संतुलन की स्थिति के लिए क्वेश्चन में क्या है, संतुलन की स्थिति θ1 यानी 0 से θ2, इसका मतलब थीटा। संतुलन की स्थिति से थीटा कौन कह रहा था ना क्वेश्चन में, देखो संतुलन की स्थिति से थीटा। तो संतुलन की स्थिति कब होगी, जब θ1 का मान 0 होगा। अब उससे θ2 कोण यानी थीटा कोण घुमाएंगे तो इसका मतलब जब θ1 का मान 0 हो गया तो थीटा जब घुमा देंगे तो वह वैल्यू θ2 होगी और θ2 का मान क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर हो गया। तो यदि यहाँ लिखेंगे संतुलन की स्थिति θ1 इक्वल टू 0 से θ2 इक्वल टू थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। इसका मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन में है संतुलन की स्थिति कब होगा, जब θ1 की वैल्यू 0 होगा। कह रहा है θ2 तक घुमाने में, इसका मतलब θ1 की वैल्यू 0 है तो θ2 का मान क्या हो जाएगा, थीटा। तो वही तो चीजें यहां लिख दिए हैं। किया गया कार्य कितना है बाबू, W। तो लिख लो ये W इक्वल टू ये हो जाएगा PE इंटू cos, यहाँ θ1 है, θ1 के जगह पे क्या लिख लेंगे, 0 माइनस cos, यहाँ θ2 है, θ2 के जगह पे सिर्फ क्या लिख लेंगे, थीटा। तो अब देखो ये W इक्वल टू हो जाएगा PE और cos 0 का मान होता है 1। अब पहले से यहाँ क्या मौजूद है, cos थीटा। यही फार्मूला होता है। क्लियर हो गया कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए फार्मूला पूछेगा तो यहाँ तक लाएंगे। ये कंप्लीट हुआ। ओके।